दोस्तों आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया कि भारत के कुछ आर्मी एनालिस्ट ये चाहते हैं कि भारत के पास अपना खुद का बना स्वदेशी बॉम्बर होना चाहिए जिसे हम कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैक करने के लिए ऑब्वियसली जो इसका प्रमुख काम है, इसी के साथ साथ सर्विलांस के लिए, साथ ही साथ एंटी सैटेलाइट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी इसका बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो हम लोग इसे इसरो के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग भी ये मान लेते हैं कि भारत के पास जल्दी ही बॉम्बर होगा। 2030-35 तक भारत की वायुसेना बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, इस बात की गारंटी बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम लोग अभी तक बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, जबकि दोस्तों एयरक्राफ्ट करियर हमारे पास आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही आ चुका था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी देश की शक्ति को अगर जानना हो तो आप ये जान लीजिए कि उसके पास एयरक्राफ्ट करियर कितने हैं। तो कहने का मतलब यही कि जब हम इतना खर्चा कर सकते हैं एयरक्राफ्ट करियर पर, तो हमने भला बॉम्बर से इस्तेमाल क्यों नहीं किए। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज़्यादातर मौतों का कारण बॉम्बर ही रहा है, क्योंकि बॉम्बर को हिंदी में बम वर्षक विमान कहते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट नहीं होता, लेकिन ये जो बॉम्बिंग करता है वो अनगिनत बॉम्ब्स को गिराने के लिए करता है, तो इसमें कई लोगों की जानें जाती है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट असल में कहाँ किससे जाता है। तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि 8000 किलोमीटर दूर जाकर स्ट्राइक कर सके, बॉम्ब की वर्षा कर सके, इसी के साथ साथ 10 टन तक का पेलोड अपने साथ ले जा सके, यानी सोचिए ये बहुत बड़ी मात्रा हो गई, उसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसने बहुत डेडली नज़ारा दिखाया। जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए, वो भी मैं बता दूं अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स के थ्रू ही गिराए थे। वैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉम्बर ने नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स ने तबाही मचाई। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हिरोशिमा नागासाकी तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर जितने लोग मारे गए थे ना, लगभग इतने ही लोग टोक्यो में भी मारे गए थे, जहाँ पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर से बॉम्बिंग की थी, बिल्कुल बारिश कर दी थी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इन बॉम्बर्स के अटैक में सिविलियंस ज़्यादा मारे गए। समझ गए आप। इसलिए दोस्तों ये अमानवीय है। इसके लिए जिनेवा के अंदर 1977 में एक कानून भी पास किया गया। कानून क्या, उसे कोई वैसे फॉलो नहीं कर रहा है आजकल। ये कहा गया कि दुनिया में कोई भी देश बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपका जब युद्ध होता है तो सैनिकों के साथ होता है, आम सिविलियंस को मारना सही नहीं होगा। तो दोस्तों 1977 के बाद कई देशों ने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। आप जानते हैं कोई भी लॉ कानून हो भारत नहीं तोड़ता। भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है। तो इसलिए भारत ने भी अभी तक बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि बॉम्बर की एक खूबी होती है कि वो 8000 किलोमीटर दूर जाकर बॉम्बिंग कर सके। लेकिन हमारे दो दुश्मन हमारे आजू बाजू, वहाँ पर बॉम्बर की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे फाइटर जेट ही काफ़ी है। आप देखिए 1971 के वॉर में भारत की वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई और वहाँ पर बॉम्बिंग की तबीयत से धोया उन लोगों को। इसी के साथ साथ रिसेंटली 2019 में जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके लिए क्या बॉम्बर का इस्तेमाल किया? नहीं, भारत ने अपने मिराज फाइटर जेट से वहां पर बॉम्बिंग की और देखा नतीजा, आपने 300 आतंकवादियों को हमने मार गिराया। और वहीं अगर बात करें चाइना की, तो अगर चाइना के अंदर भी घुसना है हमें तो बॉम्बर की जरूरत नहीं है, हमारे फाइटर जेट घुस सकते हैं आसानी से। तो इसलिए भी भारत को कभी बॉम्बर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे दोनों दुश्मन के पास बॉम्बर नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि भैया चाइना के पास तो था बॉम्बर, एक्चुअली H-6 जिसका नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि वो सोवियत यूनियन के ज़माने का बना हुआ बहुत ही पुराना और रिजेक्टेड बॉम्बर था। जी हाँ, उसका इस्तेमाल चाइना भारत जैसे देश के खिलाफ कर ही नहीं सकता। वो अगर अंदर घुस गया ना भारत की टेरिटरी में, तो विद इन सेकेंड्स उसे भारत की सेना मार गिराएगी, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास तो रिजेक्टेड वाला भी नहीं था, इसलिए भी भारत को इसकी कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों इसको अगर खरीद लिया मान लीजिए शो ऑफ के लिए, तो ये बहुत खर्चीला है। इसमें कई सारे इंजन लगे हुए होते हैं, कहीं में 5 कहीं में 6, इतने ज़्यादा इंजन्स होते हैं इसमें। इसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली इसे उड़ाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी खरीद तो लिया आपने महंगे दामों पर, साथ ही इसको उड़ाना और इसका मेंटेनेंस करना, ये भी बहुत खर्चीला साबित हो सकता है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान जैसा देश तो इसे अफोर्ड करता ही नहीं है, ना ही खरीदना अफोर्ड करता है, ना ही इसे मेंटेन करना अफोर्ड करता है। तो हम बेवजह इतना खर्चा करके बॉम्बर भला क्यों खरीदें? अगर मान लीजिए भारत का कोई युद्ध हो रहा है और भारत को अगर बॉम्बर की ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी भारत बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने कभी भी इतने युद्ध लड़े लेकिन कभी भी किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, और भारत कभी भी वॉर क्राइम नहीं करता, इसलिए भी भारत को जरूरत नहीं पड़ी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉम्बर का जो टेक्निकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप युद्ध के दौरान अपने दुश्मन की टेरिटरी में घुसिए, वहां पर उसकी जो सैन्य साजो सामान है, उसके फाइटर जेट अगर कहीं पर पार्क हैं, कहीं पर उसकी मिसाइलों का अड्डा वगैरह है, तो उन सबको आप जाकर ध्वस्त कर दीजिए। इतनी बॉम्बिंग करिए कि वहां पर कुछ बचे ही नहीं।
आपको याद होगा वैसे इसराइल ने बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इजिप्ट काफी पास था उसके यहाँ। तो इसराइल ने युद्ध से पहले ही इजिप्ट के अंदर घुसकर उसकी पूरी वायुसेना को ध्वस्त कर दिया और फाइनली युद्ध जीत गया। तो इसी तरह की टेक्टिक को अपनाने के लिए बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर दौर आया एयर डिफेंस सिस्टम का। उसके बाद ये हुआ कि बॉम्बर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर से पड़ गए, क्योंकि आप अगर किसी भी शक्तिशाली देश के अंदर घुसेंगे तो वो उसे शूट डाउन कर देगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस तरह के बॉम्बर्स को बड़ी आसानी से शूट डाउन कर सकता है। तो मान लीजिए भारत अगर उस समय बॉम्बर खरीद लेता और भारत पाकिस्तान के अंदर घुसेड़ देता तो पाकिस्तान उसे शूट डाउन कर देता। सोचिए क्या हाल होता, हमारे ऊपर उल्टा इम्पैक्ट पड़ता उसका, हमारी वायुसेना का मनोबल गिर जाता। इतना शक्तिशाली और इतना महंगा फाइटर जेट हमने गिरवा दिया, समझ रहे हैं। इसलिए भी बॉम्बर्स का महत्व बहुत कम हो गया था। दुनिया के अंदर कोई भी आप बॉम्बर ले लीजिए जो कि नॉन स्टील्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस समय। वो ऐसे ही देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो देश बहुत कमज़ोर है। ताकतवर या मीडियम ताकत वाले देशों के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। खासकर वो तो छोटे मोटे अफ्रीकन देश या फिर मिडिल ईस्ट के कोई छोटे मोटे देश हो गए, उनके खिलाफ आपने इस्तेमाल कर लिया, वहाँ तक ठीक है। तो इसलिए भी भारत ने कभी बॉम्बर नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल गया है। अब दुनिया के काफ़ी देश बना रहे हैं स्टील्थ बॉम्बर, जिनकी की वैल्यू हर हाल में है। जी हाँ, स्टील्थ टेक्नोलॉजी ने दोस्तों किया ये कि बॉम्बर का ट्रेंड वापस ला दिया। अभी इस समय केवल अमेरिका के पास ही स्टील्थ बॉम्बर मौजूद है। इसके अतिरिक्त रशिया भी काम कर रहा है, काफ़ी हद तक उसे कामयाबी मिल भी चुकी है। इसी के साथ साथ बात करें चाइना की, तो रिसेंटली उसने सारे परीक्षण कर लिए अपने स्टील्थ बॉम्बर के, जिसका नाम है H-20, और भारत के खिलाफ उन्हें उतार भी दिया है। तो ऐसे समय में साइकोलॉजिकल प्रेशर भारत के ऊपर उल्टा बन सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है भारत को कि कोई ताकतवर और स्टील्थ बॉम्बर भारत भी डेवलप करे, और कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी आज भारत के हाथ में है। भारत अपना एमका बना ही रहा है, तो एमका के लिए जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वही हम बॉम्बर के लिए कर देंगे। उसमें जो इंजन इस्तेमाल होने वाले हैं, जो कि हम रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बना रहे हैं, उन्हीं इंजन्स को हम लोग बॉम्बर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एवियोनिक्स बना रहे हैं, रडार सिस्टम्स बना रहे हैं, बॉडी वगैरह सभी बना ही लेंगे। तो अगर भारत चाहे तो जल्दी ही उसके पास एक स्टील्थ बॉम्बर हो सकता है, और सबसे बड़ी बात एमका के साथ में ही लॉन्च किया जा सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में भारत के पास भी एक स्टील्थ बॉम्बर हो जो कि बहुत ताकतवर हो, जिसे इंटरसेप्ट करना किसी मामूली एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम ही शायद उसे इंटरसेप्ट कर पाए तो कर पाए। हो सकता है कि वो भी ना कर पाए, क्योंकि भारत बना रहा है। भारत जब भी बनाता है अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ही बनाता है, तो हो सकता है कि भारत भविष्य में बना ले। लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल भारत ने क्यों नहीं किया, ये शायद आप जान गए होंगे। ये अमानवीय है, ये इंटरनेशनल लॉस के अगेंस्ट है, जो भारत नहीं तोड़ना चाहता। दूसरी बात, इसका जो इस्तेमाल है, जो इसके यूजेस हैं, वो भारत के लिए ज़रूरी है ही नहीं, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तीसरी बात, हमारे दुश्मनों के पास भी नहीं थे, तो कोई भी सेंस नहीं बनता था इतना खर्चा करने के लिए। और वैसे भी हम तो शांतिप्रिय देश हैं, हम तो किसी ज़माने में भैया सेना भी नहीं बना रहे थे। वो तो अच्छा वो बना ली, बाद में काम आ गई। तो यही कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताने थे।